हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और ये जो चैप्टर है ये पॉलिटिक्स का चैप्टर है आपका, जिसे हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी कहते हैं। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये लेसन है हमारा चुनावी राजनीति, और इस चुनावी राजनीति का जो हमारा पॉइंट है आज का वो है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपसे। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में होने वाले जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक कहलाए जाते हैं। भारत में कैसे चुनाव होते हैं, यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा, ठीक है ना, किस किस के, लोकसभा के और विधानसभाओं के। तो इन सब के जो है यहाँ पर चुनाव होते हैं और वो कितने साल के बाद होते हैं, आप सभी को मालूम है। ये चुनाव हर 5 साल के बाद किए जाते हैं। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा आप सभी को कि 5 साल के बाद ये चुनाव होते हैं। और 5 साल के बाद जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years and after every 5 years the term of all the elected representatives comes to an end। तो द लोकसभा और विधानसभा stands dissolved। तो इनकी क्या होती है, जो 5 साल के बाद जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और जो विधानसभा होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे से अंतराल के समय में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, ठीक है ना। इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्ड होती हैं सभी कंस्टिट्यूएंसीज में एट द सेम टाइम हो सकता है, या फिर कभी कभी सेम डे में, या हो सकता है कुछ दिनों का उनमें अंतर आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे चुनावों को हम आम चुनाव कहते हैं, इन्हें हम जनरल इलेक्शंस का नाम देते हैं। कभी कभी इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी, एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं, सिर्फ एक क्षेत्र को चुनाव का वो भरने के लिए, उस जगह को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी चुनाव होते हैं। तो ऐसे चुनाव जो होते हैं वो किसी सदस्य की या तो मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, इस वजह से वो जगह जो है वो खाली हो जाती है, ठीक है ना। अब ऐसी जो वैकेंसी होती है उसको फिल करने के लिए किस वजह से वो वैकेंसी हो जाती है, कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन, 2 चीज़ों की वजह से। तो उसको फिल करने के लिए एक इलेक्शन किए जाते हैं जिन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बाई इलेक्शन का नाम देते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इन्हीं जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो है चुनाव क्षेत्र, यानी कि इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। अब इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज होता क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों को चुना था। लेसन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि 90 विधायकों को चुना गया था। तो हम सोचते हैं कि कैसे चुना गया होगा इनको, क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? ऐसा तो नहीं होता ना। आपको ये सब तो मालूम ही है ना कि आपको इसके बारे में भी छोटी छोटी चीज़ों को बताना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति थोड़ी एक उसके लिए चुनाव के लिए एक व्यक्ति के लिए वोट देता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली होती है उससे काम करते हैं, है ना। क्षेत्र आधारित यानी जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जहाँ के भी रहने वाले हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, या फिर वो फरीदाबाद हो, या फिर वो वल्लभगढ़ हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है इस पूरे ऑल इंडिया के अंदर। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है ना। इसी को हम निर्वाचन क्षेत्र कह देते हैं। ओके, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। यही निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। अब होता क्या है, उस क्षेत्र में जितने भी मतदाता रहते हैं वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अपने एक प्रतिनिधि का। खड़े तो बहुत सारे होते हैं पर उनमें से किसी एक को ही हम चुन पाते हैं जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनका कार्य हो जाता है और वो चुन लिए जाते हैं।
तो ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज है। द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर लोकसभा इलेक्शंस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को। हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है और वो यहाँ पहुँचता है संसद में, इसीलिए उसे हम कहते हैं संसद सदस्य। क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? संसद सदस्य, यानी कि एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में बैठने वाला मेंबर। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हम सभी को मालूम है लोकतंत्र में एक खास विशेषता है, और वो क्या है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है। हर वोट का, चाहे वो पुलिस वाला दे चाहे वो रिक्शे वाला दे, सबका जो वोट है उसका मूल्य बिल्कुल इक्वल। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हर क्षेत्र में, हर चुनाव क्षेत्र में जो मतदाता होते हैं उनकी संख्या जो होती है लगभग समान रखी जाती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं की जाती। कहीं 943 हैं तो हो सकता है कहीं 940 ही रह जाएं, या 900 के आसपास रह जाए, 920 910 ऐसा भी हो सकता है। तो समान ही रखा जाता है। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा के सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, उन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुनकर पहुंचते हैं उन प्रतिनिधियों को हम विधायक कहते हैं। ओके, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। MLA कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैव विद इन एट इट सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। हर जो निर्वाचन क्षेत्र में, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनमें भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं। Okay, each parliamentary constituencies has within it several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। हर वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, एक सदस्य चुना जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द जो उस जगह के लिए, उस वार्ड के लिए चुना जाता है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं उस क्षेत्र को, कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को हम सीट का नाम भी दे देते हैं। Sometimes these constituencies are counted as seats. सीट्स भी कह देते हैं क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ईच कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। एक ही सीट होती है। इसीलिए जब हम कभी कभी कहते हैं ना कि वहाँ पर उस दल ने इतनी सीटें जीती, वहाँ पर राजस्थान में इतनी सीटें कांग्रेस ने जीती, इतनी भाजपा ने जीती, इतनी सपा ने जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के जितनी सीट हमने बताई आपको जीतने वाली, उन निर्वाचन क्षेत्रों से इस दल के, यानी जैसे भाजपा है या कांग्रेस है, उस दल के इतने लोग जीतकर कहाँ पहुँचे? राज्य की विधानसभा में पहुँचे। इस तरीके से अब आते हैं, बात करते हैं हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? इसे हम रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं। अब रिजर्व तो समझते हैं ना, जैसे आप ट्रेन में जाने के लिए अपनी सीटें रिजर्व करवाते हैं और आपका नाम उस पर चढ़ जाता है कि भाई ये फलाना व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करेगा, ये इसकी सीट आरक्षित कर दी जाती है। तो उसी तरीके से हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार भी देता है। Our constituents entitles every citizens to elect her representative and to be elected as a representative.
लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता हुई एक। वो क्या चिंता हुई थी? वो चिंता थी कि यार संभव है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जितने भी लोग हैं वो इन मुकाबलों में, इन चुनावी मुकाबलों में जो कमज़ोर लोग हैं, नीचे की जाति के लोग हैं, कमज़ोर समूह के लोग हैं, उनको लोकसभाओं में और विधानसभाओं में न पहुंचा पाएँ या वो न पहुंच पाएँ वहां तक, तो क्या होगा? हो सकता है चुनाव लड़ने और जीतने के लिए जो ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि संसाधन, शिक्षा, संपर्क, क्या पता उन कमज़ोर समूहों के पास वो हो ही नहीं, तो क्या होगा? तो संसाधनों वाले जो लोग हैं, जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, वो प्रभावशाली लोग उन छोटे छोटे लोगों को चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी का एक बहुत बड़े हिस्से की आवाज़ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी संसद के अंदर। तो इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो क्या हो जाएगा? बहुत कमज़ोर हो जाएगा और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हमारे जितने भी संविधान के निर्माता थे उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था को सोचना शुरू किया। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि एससी वर्ग, शेड्यूल्ड कास्ट, और कौन सा वर्ग? शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए गए। वहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकते हैं। अगर एससी क्षेत्र है तो एससी का व्यक्ति ही वहाँ चुनाव लड़ सकता है। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया, एसटी के लिए, तो वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वही सिर्फ वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र, मैंने कहा आपको जैसा बताया, वो लड़ सकता है। लोकसभा की अभी 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, एंड 47 किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो प्रोपोर्शन है वास्तव में टोटल पॉपुलेशन की संख्या के हिसाब से हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, लगता है कम है, लेकिन फिर भी अनुपात में रखा गया है। अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं उनके लिए जो ये सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ लेती नहीं है। तो दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। कमज़ोर समूहों के लिए जो ये आरक्षण है ना, ये अब बाद में जिला स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी, यानी जैसे हमारा जिला है तो हम अपने ज़िले का, और स्थानीय स्तर पर भी सभी जगह पर इसे लागू कर दिया गया है। अनेक राज्यों में गांव की जो पंचायतें होती हैं और जो शहर में नगर पालिका और जो नगर निगम होता है, वहां पर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का जो अनुपात है वो कैसा है? बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो इस तरीके का काम है। तो ये व्यवस्था थोड़ी अलग प्रकार की है। तो मैंने जैसा बताया, ये जो लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग है हर राज्य का हिसाब किताब। तो ये हमारी जगह हैं और यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र हमें बताए गए हैं कौन कौन से किन जगहों पर हैं। इस तरीके से ये जो मैप है ये हमें बताता है कि किस तरीके से 543 सीटें हमारी जो है टोटल बांटी गई हैं। सामान्य 412, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 84 और आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट्स। तो ये मैप आपको शो करता है विभिन्न रंगों के अनुसार, लाल रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग आपको बताता है कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में किस किस वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप अवश्य देखते रहें, इसे देखेंगे तो आपको इससे समझ में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मतदाता सूची के बारे में। किसके बारे में? मतदाता सूची के बारे में, यानी मतदाता सूची इट मीन्स वोटर लिस्ट के बारे में। अब एक बार जब चुनाव क्षेत्र ना तय हो जाते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज जब एक बार तय हो जाती हैं, तो जैसा मैंने बताया कि जब एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो ये तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता, हु कैन वोट और हु कैन नॉट वोट, है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड दिस इज ये लिया जाता है, एंड इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। अब बोलता है लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की जो योग्यता रखने वाले लोग होते हैं उनकी सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट is prepared much before the elections and given to everyone। सभी को दे दिया जाता है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से ही हम क्या कहते हैं? मतदाता सूची कहते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्टोरल रोल। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल। और कॉमनली अगर भाषा देखें, आम बोलचाल की भाषा देखें तो हम कहते हैं वोटर लिस्ट। भैया हमारा वोटर लिस्ट में नाम ढूंढवा दो, है कि नहीं है मतदाता सूची में। तो ये पहले से ही तैयार कर दी जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। इट इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। चुनाव की सबसे पहली प्राथमिकता है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। ये है पहली शर्त। अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने पहले देखा कि जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली है उसके बारे में हमने पढ़ रखा है पहले ही, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। हर एक को समान मत, उसका जो मोल है ना वो समान होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, निरक्षर है, कोई दयालु है तो कोई बिल्कुल नहीं है दयालु। पर हर कोई इंसान तो है ना, अपनी ज़रूरतों और विचारकों के अनुरूप समाज में योगदान तो करता है। इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, not so educated, not educated at all. Some are kind, others are not kind, but all of them are human beings. Okay students, हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं भैया। 18 साल से ऊपर के हमारी कंट्री के अंदर ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 years and above can vote in an election। नागरिक की जाति कुछ भी हो, धर्म कोई भी हो, लिंग चाहे कोई भी हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या कॉमन जेंडर में जो हो, उसे सारे जगहों पर वोट देने का अधिकार मिलता है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। सॉरी लेकिन ऐसा सिर्फ
बेहद खास स्थितियों में ही होता है, ओनली इन रेयर सिचुएशंस। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, ये व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to get the names of all the eligible voters put on the voter list। हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। अभी आप 16 साल के हैं, हो सकता है अगली बार जब चुनाव हो तब तक आप 23 साल के हो जाएं, या 18 के हो जाएं, या 19 के हो जाएं, तो आपका नाम उस जगह की मतदाता सूची में सुधार के बाद उसमें ला दिया जाता है। तो जितने भी मैंने बताया न्यू पर्सन्स अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट, ऐड कर दिया जाता है। जो खत्म हो जाते हैं, मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, उनका नाम उस सूची से काट दिया जाता है। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। A complete revision of the list takes place every 5 years। हर 5 साल में उसे दोबारा से नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक नए तरीके का चुनाव फोटो पहचान पत्र आ गया है, जिसे हम एपिक का नाम देते हैं, EPIC, एपिक यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बनकर आता है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है। The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else। कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं डाल सकता। पर मतदान के लिए ये कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है कि भैया मतदान के लिए हम इसी की अनिवार्यता कर दे। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license। तो ये चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि नॉमिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो तब तक के लिए आपको इस टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़िएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ तो आप इसे बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।